नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI, PGT या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सेशन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से व्यूज़ आना चाहिए वो दोस्तों नहीं आ पा रहा है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार से दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ सेशन की। पहला सवाल है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि और उद्योग का संतुलित विकास, देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्य को पूरा करना, या अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रयास करना। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। क्लियर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्योगों में वृद्धि करना। किस योजना पर आधारित था? PC महालनोबिस योजना पर आधारित था, और इसके अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। इस योजना का विकास लक्ष्य कितना था? 4.5%, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर कितनी हुई? 4.0%। क्लियर? नेक्स्ट वन। दूसरा सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या डी उपयुक्त सभी। कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना किसके शताब्दी वर्ष पर शुरू की गई थी? नेहरू शताब्दी वर्ष 1988-89 के अवसर पर कुटीर ज्योति कार्यक्रम शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन में वृद्धि हेतु इस योजना का शुरुआत किया गया था दोस्तों। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों को शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है दोस्तों? आंसर कीजिए। किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। राजधानी इसकी कहाँ होती है? भोपाल होती है, और ये 5 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। वे राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और यदि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्लियर? मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
लोकसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। राज्यसभा सीट 11 और इसका उच्च न्यायालय का है जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय सरकार के व्यय में कौन सा ऋण शामिल नहीं होता है? केंद्रीय सरकार के व्यय में कौन सा ऋण शामिल नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, बी, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, सी, बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, या डी, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। क्लियर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक प्रति व्यक्ति ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। क्लियर? दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय का स्तर जितना अधिक होता है आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर कीजिए दोस्तों। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 4 अगस्त 1949 को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को किया गया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। इसी के अनुशंसा पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1951 में की गई थी। और भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा सबसे पहले यदि आपसे पूछ ले दोस्तों, किसने जारी किया था? दादा भाई नौरोजी ने जारी किया था। कब किया था? 1868 में जारी किया था। उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने सबसे पहले की थी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था? मात्र 20 रुपया बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ। कितना प्रतिशत? 20%, 21%, 22% या 23%? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22%। दोस्तों, अवमूल्यन किसे कहा जाता है? जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। क्लियर? इससे क्या होता है? इसमें निवेश में बढ़ावा मिलता है दोस्तों। और 1947 से अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? 3 बार अवमूल्यन हो चुका है, 1949, 1966 और 1991 में। अवमूल्यन होने से क्या होता है? आयात में कमी होती है और निर्यात में वृद्धि होती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता या इनमें से सभी? किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज इनमें से सभी। यानी रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान किया है। सारी बातें क्लियर हो गई ना?
दोस्तों अवमूल्यन बता चुका हूं कि किसे कहा जाता है। जब किसी देश द्वारा मुद्रा विनिमय की दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है और इसे निवेश को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या कहलाता है दोस्तों? किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में है? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज उत्तर प्रदेश। वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है? उन बैंकों को कहा जाता है जिसमें धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में स्थापित पहला वाणिज्यिक बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806। बैंक ऑफ मुंबई या बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840 में हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। क्लियर? इन तीनों बैंकों को मिलाकर दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया जाता है। फिर बाद में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इसका नाम क्या रख दिया जाता है दोस्तों? एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70% से अधिक। विश्व में चावल के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कहां पर आता है? भारत में आता है 28%। लेकिन चावल उत्पादन में यह चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने जीन चेंज करके, क्या चेंज करके? जीन चेंज करके विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए एक चावल का विकास किया है। उसका नाम क्या है? गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राजमूढ़ी। किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। राजमूढ़ी किसकी किस्म है? लाल चावल की एक किस्म है। जबकि सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें जो है 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 65%। सीमांत किसान, लघु किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान, ठीक है, चारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले सीमांत किसान किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होता है उसे सीमांत किसान कहा जाता है। लघु किसान वे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच कृषि योग्य भूमि होती है। मध्यम किसान किसे कहा जाता है? जिनके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि होती है, उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है। क्लियर? और बड़े किसान वे किसान हैं दोस्तों जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होती है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13,
अक्षय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया गया है? ई साक्षर जिला कौन सा जिला है और किस राज्य का है? अक्षय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हियर, दैट इज मालापुरम। मालापुरम जिले को भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया जाता है और अक्षय परियोजना सबसे पहले मालापुरम जिले में शुरू हुई थी। और किस राज्य का यह जिला है? केरल का। अक्षय परियोजना कब शुरुआत की गई थी? 2002 में। इसका लक्ष्य क्या है? प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सबसे पहले है? इनमें से कौन सा राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत भारत में रोजगार प्रदान करने में सर्वप्रथम है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज मध्य प्रदेश। दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब से शुरू हो गया था? कब से इसे लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 से इसका प्रारंभ हो गया था। इसके तहत क्या होता है? एक घर के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देना इस अधिनियम की गारंटी में आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 15 दिनों के भीतर जो है मजदूरी का भुगतान करना आवश्यक होता है। पहले चरण में इसे कितने जिलों में लागू किया गया था? 200 जिलों में लागू किया गया था और दूसरे चरण में 130 जिलों को शामिल किया गया था। लेकिन 2009 में इसका नाम बदल दिया जाता है और क्या रख दिया जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1997 में। बालिका समृद्धि योजना 1997 में शुरू की गई थी और यह योजना 15 अगस्त 1997 के बाद जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के परिवारों में जन्म लेने वाली सभी लड़कियों को प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक की योजना वर्तमान में किसके द्वारा चलाई जा रही है? बैंक योजना वर्तमान में किसके द्वारा चलाई जा रही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही कथन है। प्रसूति की लागत वहन करने हेतु मां को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ये भी सही कथन है। गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना, यहाँ पर ये कथन गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 और 2, दैट इज 1 और 2। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना और प्रसव के दौरान होने वाली मातृ और शिशु मृत्यु दर को कमी लाने के लिए जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर इसमें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में
प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का नाम क्या है? महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करवाने वाली योजना का क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सन 2000 में। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सिद्ध चलाया गया था। इसके द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वयं सिद्ध योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 31 मार्च 2008 को यह योजना समाप्त कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, 21वीं सदी के प्रथम दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह आकर्षित किया है? उर्वरक छोड़कर अन्य रसायन, सेवा क्षेत्र, खाद्य संसाधन, दूरसंचार। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। और सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल होने वाली सेवाएं कौन कौन है? परिवहन, कुरियर, सूचना क्षेत्र की सेवाएं जितने भी आते हैं, प्रतिभूतियां, रियल एस्टेट, होटल एवं रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और कल्याण और सामाजिक सहायता तथा कला और मनोरंजन सेवाएं इसमें आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत के विदेशी व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? विदेशी व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अमेरिका। भारत अपने निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा किसको भेजता है? अमेरिका को भेजता है, जो कि भारत के कुल निर्यात का 15.88% है। दूसरी ओर भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? चीन है। अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंधन करना आसान है, या डी सरकार उनकी सहायता करती है। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। लघु उद्योग क्या है दोस्तों? वे उद्योग हैं जो विनिर्माण, उत्पादन और सेवाओं के कार्य छोटे पैमाने पर करते हैं। इसमें निवेश की सीमा कितनी होती है? 5 करोड़। कुटीर उद्योग आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और किसी कॉटेज या निवास स्थानों में इसकी स्थापना होती है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग एक संगठन है जो कुटीर उद्योगों को मदद करता है।